तो ये सारी चीजें हैं कि जिनको आपने इंग्लिश के लिए कवर करना है, इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस को पहले दोबारा क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, एंड कुछ जो रिसेंट टेस्ट के अंदर डेफिनेशंस ऐड हुई हैं उनको भी मैंने बीच में ऐड किया हुआ, उनको भी इंशाल्लाह देख लेते हैं। सो पहले डेफिनेशन है यहाँ पे मेटाफर की। देखिए मेटाफर बहुत ईजी है, मेटाफर के कॉन्सेप्ट को समझना। मेटाफर का मतलब क्या होता है कि इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच जो कि डिस्क्राइब करता है एक चीज को दूसरी चीज के साथ रिलेट करता है, लेकिन उसमें कंपैरिजन के लिए कोई कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं करता। ठीक है, यानी कंपैरिजन का कोई वर्ड जो है वो यूज नहीं करेगा। कंपेयर करते हुए वो उसको लाइक नहीं कहेगा कि उसके जैसा है या उसकी तरह है, क्या वर्ड यूज नहीं करेगा। तो आप इसको मेटाफर कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है, मेटाफर होती है। जैसे टाइम इज अ थीफ है, टाइम को डायरेक्टली थीफ कह दिया तो ये क्या है, ये मेटाफर है। ठीक हो गया। हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, कि उसकी आवाज उसके कानों के लिए म्यूजिक थी, तो डायरेक्टली उसकी वॉइस को म्यूजिक कह दिया। तो कंपैरिजन के लिए कोई कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं हो रहे। तो अगर कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं हो रहे तो वो मेटाफर है। और अगर कंपैरिजन करते हुए आप लाइक का या एस का वर्ड या कोई और कंपैरिजन वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसको आप सिमिली कहते हैं। ठीक है, तो सिमिली क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि कंपेयर करती है दो चीजों को। और अगर मैं ये कहता हूँ कि ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन, तो ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन क्या है, ये एक सिमिली है। हर स्माइल वॉज लाइक अ सनशाइन, लाइक का वर्ड यूज हुआ है तो ये भी क्या है, ये भी एक सिमिली है। ठीक है, फिर क्या है, हमारे पास पर्सोनिफिकेशन है। सो पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को, उनके उनकी सिमिलैरिटीज के ऊपर तो नहीं कहेंगे। ठीक है, मेटाफर या सिमिली के अंदर तो सिमिलैरिटी की बेसिस के ऊपर या तारीफ करने के लिए या एग्जैजरेशन करने के लिए कह रहे होते हैं। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस होती है कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा होता है, यानी थिंग्स को इस तरह से कहने की कोशिश कर रहा है कि उनके अंदर ये क्वालिटी जो है वो एडेड आता है। अब अच्छा यहाँ पे एग्जांपल है, बहुत दफा पेपर्स में भी मैंने देखी हुई है, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब विंड जो है वो विस्परिंग नहीं कर सकती, विंड विस्परिंग नहीं कर सकती। विस्परिंग एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एसोसिएटेड है ह्यूमन बीइंग्स के साथ, एनिमल्स के साथ। तो कुछ एनिमल्स भी खैर विस्परिंग साउंड निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर द स्टार्स डांस्ड इन द स्काई। अब स्टार तो नहीं डांस कर सकते, स्टार उसमें से तो मूवमेंट नहीं कर सकते। तो डांसिंग इज अ प्रॉपर्टी अगेन एसोसिएटेड विद ह्यूमन बीइंग्स या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, द स्टार डांस इन द स्काई, ये पर्सोनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। इन कॉन्सेप्ट्स को आपने भी याद रखना है, आगे जब मैं चलूंगा तो मैं इनको क्वेश्चन में यूज करूंगा तो एमसीक्यू जैसे आप रिलेटेड में सॉल्व करूंगा। जेरेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको बहुत दफा जो है ट्रिक किया जाता है, इसको ट्रिक की मदद से जो है वो पूछे जाने की कोशिश की जा रही होती है। वो जेरेंट के बजाय पार्टिसिपल होता है और समटाइम्स पार्टिसिपल जो है वो जेरेंट की तरह ऐड कर रहा होता है। अब फर्क क्या है दोनों में, जेरेंट में और पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले इसको समझने की जरूरत है। जब एक वर्ब जो है ना फंक्शन करता है नाउन के तौर पे और उसके एंडिंग में आईएनजी आएगा तो ये जेरेंड है। ठीक है, यानी वर्ब ने नाउन के तौर पे फंक्शन करना है तो वो जेरेंड है। जेरेंड कब बनेगा, जेरेंड तब बनेगा जब वर्ब ने नाउन के तौर पे फंक्शन करना है। जेरेंड वो तब बनेगा जब वर्ब ने नाउन के तौर पर फंक्शन करना है। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास जो है वो जेरेंड कहलाएगा। अच्छा, पार्टिसिपल के केस में क्या होगा, पहले मैं उसका बता देता हूँ। पार्टिसिपल का मतलब क्या है कि एक वर्ब है जो कि फंक्शन कर रहा है एन एडजेक्टिव के तौर पे। इसमें उसमें क्या था कि वर्ब ने ऐड किया है एज अ नाउन। यहाँ पे क्या है कि वर्ब ने फंक्शन किया एज एन एडजेक्टिव। अच्छा, जेरेंड के केस में हमेशा आईएनजी होगा। जेरेंड के केस में क्या होता है, वर्ब होगा, वर्ब के साथ आईएनजी होगा एंड वर्ब जो है वो नाउन के तौर पे ऐड कर रहा होगा। वर्ब जो है वो नाउन के तौर पर ऐड कर रहा होगा। जबकि पार्टिसिपल क्या है, पार्टिसिपल के केस में वर्ब नाउन के तौर पे नहीं एडजेक्टिव के तौर पे ऐड कर रहा होगा। नाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस है, जिनको ये भूला हुआ है मैं क्विकली बता देता हूँ। नाउन का मतलब क्या है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। एडजेक्टिव क्या है, जो कि क्वालिफाई करवा रहा होता है नाउन को, नाउन की क्वालिटी बता रहा होता है, नाउन की क्वालिटी बता रहा होता है।
कार क्या है? नाउन है। अ शाइनिंग कार, शाइनिंग इसमें क्या है? अ शाइनिंग। अ ब्रांड न्यू कार क्या है? अ शाइनी कार क्या है? ब्रांड न्यू यहाँ पे क्या है? अगर आप इस कार की प्रॉपर्टी बता दिए कि कार ब्रांड न्यू है, तो ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया, ये उस नाउन की क्वालिटी को बता रहा है। तो पार्टिसिपल के केस में हमेशा नहीं है, लाजमी नहीं है कि आईएनजी हो। आईएनजी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सिर्फ ईडी भी लगा हो सकता है, और ईडी नहीं भी हो सकता, ईएन भी लगा हुआ हो सकता है। तो आप इसको पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है, आप इसको पार्टिसिपल कहते हैं। तो जेरंड के केस में वर्ब ने नाउन के तौर पे ऐड करना है, आईएनजी हमेशा आएगा। पार्टिसिपल के केस में वर्ब ने एडजेक्टिव के तौर पे ऐड करना है, ठीक है, फंक्शन करना है। समटाइम्स आईएनजी आएगा, समटाइम्स ईडी आएगा, समटाइम्स आपको ईएन भी मिलेगा। द क्राइंग बेबी नीडेड अटेंशन, ठीक है, द क्राइंग बेबी। अब बेबी नाउन है यहां पर, ये उसका एडजेक्टिव हो गया। ये जो वर्ब है ये एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे ऐड कर रहा है, नाउन के तौर पे ऐड नहीं कर रहा। नाउन यहाँ पे क्लियरली बता रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में, पूछा जाए कि ये जेरंड है, पार्टिसिपल है क्या है, तो ये पार्टिसिपल की निशानी क्या है कि नाउन और अलहदा से प्रेजेंट पड़ा हुआ होगा। सबसे इजी मेथड क्या है कि पार्टिसिपल को समझने के लिए सबसे इजी थिंग ये है कि एक अलहदा से नाउन वहां पर प्रेजेंट होगा। अब ये जो ऊपर सेंटेंस था, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे नाउन था ही नहीं, क्योंकि जेरंड पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता होता है। तो स्विमिंग के वाले इस वाले सेंटेंस के अंदर ये जेरंड है। सबसे बड़ी निशानी है कि कोई और नाउन पड़ा ही नहीं होता, प्रेजेंट ही नहीं था। यहाँ पे तो नाउन पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे तो नाउन पड़ा हुआ है, बेबी नाउन था, यहाँ पे नाउन पड़ा हुआ है, वॉश नाउन था, द ब्रोकन वॉश ले ऑन द फ्लोर। सो वॉश जो है वो नाउन है, भाई नेम ऑफ अ थिंग भी तो हो सकता है ना, वॉश तो चीज है, तो ब्रोकन उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव के तौर पे ऐड कर रहा है यहाँ पे, और ईएन लगा हुआ, तो लाजमी नहीं है कि पार्टिसिपल में आईएनजी आएगा। तो बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि वो जेरंड में भी आईएनजी है, पार्टिसिपल में भी आईएनजी है, मुझे कैसे पता चलेगा? भाई पहली बात तो यह, पार्टिसिपल में हमेशा आईएनजी नहीं होगा। सेकेंडली, पार्टिसिपल की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वहां पे एक सेपरेट नाउन पड़ा हुआ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है, वॉश पड़ा हुआ था, बेबी का वर्ड यूज हुआ था, ठीक है। तो आपके पास, आपने पहचान जाना है कि ये पार्टिसिपल है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ट्रिक करने की कोशिश की हुई है। अभी आगे और एमसीक्यूज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर वापस आऊं मैं, तो यहाँ पे क्या है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, फिर रीडिंग इंप्रूव्स वोकैबुलरी, रीडिंग इंप्रूव्स वोकैबुलरी। यहाँ पर कोई और नहीं है, कोई नाउन और अवेलेबल है ही नहीं है, नाउन है ही नहीं है। नाउन कोई और का क्या मतलब, नाउन है ही नहीं, पढ़ा ही नहीं हुआ नाउन। ये वर्ब भी नाउन के तौर पे ऐड कर रहा है, और आईएनजी पे, तो ये जेरंड हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास जेरंड आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि जो किसी क्वालिटी को, आइडिया को, स्टेट को बता रहा है। ऐसा नाउन है जो कि कंक्रीट ऑब्जेक्ट नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि नाउन पर्सन, प्लेस, थिंग, जगह का नाम होता है। बचपन से हमें ये डेफिनेशन हम याद करते आ रहे होते हैं। तो नाउन क्या है कि वो आइडिया, ऐसा नाउन जो कि आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, शी वॉज फिल्ड विद हैप्पीनेस। आप उसकी हैप्पीनेस को देख नहीं सकते, कुछ चीज नहीं है हैप्पीनेस। शी वॉज फिल्ड विद हैप्पीनेस। द मील इज डिलिशियस, मील नाउन है, डिलिशियस कितना ज्यादा है वो हर एक के लिए डिफरेंट है। हो सकता है कि मैं खा रहा हूँ, मुझे वो ज्यादा पसंद आए, कोई और स्टूडेंट आप में से उसको खाए तो क्या यार मजा नहीं आया, आपने तो खाम का हाइप क्रिएट की हुई थी, ठीक है। सो ये आइडिया है, ये क्वालिटी है, ये स्टेट है, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम। कलेक्टिव नाउन क्या चीज है? कलेक्टिव नाउन हमेशा इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को या थिंग्स को एज ए सिंगल एंटिटी करता है। ये तो हम बहुत कॉमन तौर पे देखते हैं, लेकिन इसको, इस कॉन्सेप्ट को एनालॉजीज में भी यूज किया गया होता है, इस कॉन्सेप्ट को सिंपल एमसीक्यूज में भी यूज किया गया होता है। तो कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, लेकिन एमसीक्यूज इसके को डायरेक्टली नहीं आते, तो यूजुअली इसको एनालॉजीज की फॉर्म में पूछा गया होता है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड फ्लू ओवर अस, तो ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या कहेंगे? फ्लॉक कहेंगे।
So a flock of birds flew over us. The team celebrated their victory. अब टीम क्या है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है. A battalion of soldiers. बहुत सारे सोल्जर्स का ग्रुप एक बटालियन है. A fleet of trucks. A pride of lions. A pack of wolves. तो ये सारे के सारे क्या कलेक्टिव नाउन. अच्छा, अभी रिसेंट टेस्ट के अंदर एक चीज ऐड हुई जिसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो कि जिसके अंदर क्या होता है कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों को या ऑपोजिट वर्ड्स को आपस में कंबाइन किया गया होता है. अगर सेंटेंस की फॉर्म में हो तो सेंटेंस के पहले पार्ट में जो बात हो रही होगी और फिर जो सेंटेंस के सेकंड पार्ट में बात हो रही होगी वो दोनों एक दूसरे को निगेट कर रही होंगी, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होंगी. एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होंगी. यानी फर्स्ट फेज में जो बात है, सेंटेंस के पहले पोर्शन में जो बात है और जो सेकंड में क्लॉज में बात है, ठीक है, वो दोनों दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होंगी. समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड भी यूज हो सकते हैं. बिटर स्वीट. अब बिटर का क्या मतलब है? कड़वा. स्वीट का क्या मतलब है? स्वीट, मीठा. तो कंबाइन कर दिया, ऑपोजिट है ना दोनों दूसरे के. डेफनिंग साइलेंस. साइलेंस है जो कि ओवरवेलमिंगली लाउड है. डेफनिंग का मतलब क्या होता है? इतनी ऊंची आवाज कि आपके कानों को बहरा कर दे, कुछ देर तक आपको कुछ सुनाई ना दे. तो डेफनिंग साइलेंस. अ साइलेंस दैट फील्स ओवरवेलमिंगली लाउड. मतलब समटाइम्स ऐसी खामोशी होती है कि बंदा कहता है यार इतनी खामोशी है क्यों. लिविंग डेड. सो लिविंग डेड का मतलब क्या हुआ? ये यूज होता है, मेटाफोरिकली भी यूज होता है, लेकिन दोनों में ऑपोजिट वर्ड्स को कंबाइन किया गया. तो लिविंग भी है और डेड भी है. क्लियरली कंफ्यूज. समवन हु इज ऑब्वियसली नॉट अंडरस्टैंडिंग. एक्ट नेचुरली. टेल समवन टू बिहेव नॉर्मली बट एक्ट इम्प्लॉयज आर्टिफिशियल बिहेवियर. तो ये जो है ये ऑक्सीमोरॉन कहलाते हैं. ठीक है जी. अब आते हैं ऑक्सीमोरॉन के कुछ और. मैंने बताया ना कि यूजुअली लिटरेचर में यूज क्यों किए जाते हैं? ड्रामेटिक इफेक्ट्स के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी या कॉन्ट्रडिक्शन करने के लिए, आयरनी या ह्यूमर ऐड करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासरूम वाज अ जू ड्यूरिंग रिसेस. द क्लासरूम वाज अ जू ड्यूरिंग रिसेस. अब क्या कर रहे हैं कि जू, क्लासरूम को डायरेक्टली जू कह दिया कि ब्रेक के दौरान, रिसेस क्या, ब्रेक के दौरान जो आपका क्लासरूम था वो एक चिड़िया घर के जैसा था. तो लाइक या एस के साथ कंपैरिजन नहीं हुआ, डायरेक्टली उसको ये कह दिया. तो ये क्या होगा? ये मेटाफर होगा. तो ये क्या है? ये मेटाफर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हिच ऑफ दीज सेंटेंसेस कंटेन्स अ सिमिली. सो सिमिली, ऑप्शन बी सिमिली क्यों है? कोई बता सकता है चैट में? जी, ऑप्शन बी सिमिली क्यों है? क्योंकि उसमें कंपैरिजन करते हुए उसने उसके साथ लाइक का वर्ड यूज किया हुआ है. ही फॉट लाइक अ लायन. ठीक है, ही फॉट लाइक अ लायन. सो लाइक का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है. तो ये वजह है कि ये सिमिली है. ये सिमिली नहीं है, ये मेटाफर है. ठीक है. द ट्रीज वेव्ड गुड बाय. ये पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि ट्रीज नहीं किसी को गुड बाय बोल सकते. ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है ना गुड बाय करना. द कोल्ड विंड वाज अ नाइफ. ये मेटाफर है. ये मेटाफर है. नहीं, गलत हो गया स्पेलिंग. एच बाद में था, आना था. बहरहाल ये मेटाफर है. यहाँ पे भी पता नहीं गलत लिखे में, एच नहीं होता इसमें, मेटाफर. ठीक है जी. अब पहले चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज के ऊपर. अच्छा, अब कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज समटाइम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, समटाइम्स ऐसे हो सकते हैं कि आपको उसमें से इंफॉर्मेशन को रिड्यूस भी करना पड़ सकता है. जो इंफॉर्मेशन है वो आपने इन्फर करनी है. तो पहला बहुत इजी है. The early bird catches the worm, but those who are too eager often find themselves in situations they did not expect. Patience and perseverance are virtues that many overlook, yet these qualities can lead to lasting success. Observing life's natural pace often yields the best results. अब यहाँ पे स्टार्ट में ना केडियम यूज हुआ है. द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, यानी जो फर्स्ट मूवर होता है ना, जो सबसे पहले कोशिश करता है, उसके पास एडवांटेज होता है. फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, यानी जो किसी काम में पहले पढ़ता है या किसी काम को सुबह सुबह स्टार्ट करता है, जिसमें कहते हैं कि सुबह के काम में बरकत है, ये असल में उस सेंस के लिए भी ज्यादा यूज होता है. द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म. जो पहले कोई काम करेगा या अर्ली कोई काम करेगा उसके सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है, उसके पास एडवांटेज होता है. बट दोज हु आर टू ईगर, अब वो आगे कह रहा है
कि कह रहा है कि अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, ये तो एक इडियम है जिसमें हम चलते हैं, लेकिन कह रहा है कि कुछ लोग कुछ ज्यादा ईगर होते हैं, जो बहुत ज्यादा इंथुजियाटिक होते हैं, दे ऑफन फाइंड देमसेल्व्स इन सिचुएशन दे डिड नॉट एक्सपेक्ट, वैसे सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि जो वो जिस सिचुएशन की उनको उम्मीद नहीं होती। पेशेंस एंड परसेवरेंस, पेशेंस का क्या मतलब है? सब्र। परसेवरेंस का मतलब क्या होता है कि रिपीटेडली आप किसी चीज के लिए कोशिश कर रहे हो, विद पेशेंस ही आप किसी चीज के लिए कोशिश कर रहे हो। वर्च्यूज, क्वालिटीज, ठीक है, वर्च्यूज का मीनिंग क्या है? क्वालिटीज, qualities that many overlook, yet these qualities can lead to lasting success। ठीक है, कहते हैं कि सबर और सबर से काम लेना ऐसी क्वालिटीज हैं जिसको बहुत से लोग ओवरलुक कर देते हैं, वो मतलब इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, ठीक है, लेकिन ये क्वालिटीज जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस के लिए जरूरी हैं, लास्टिंग सक्सेस के लिए जरूरी है। ऑब्जर्विंग लाइफ नेचुरल पेस ऑफन यील्ड्स बेस्ट रिजल्ट, है कि अगर हम जिंदगी की पेस के साथ चलें, जिंदगी की अपनी रफ्तार के साथ चलें तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अब थीम ऑफ द पैसेज क्या है? एम्बिशन, पेशेंस एंड परसेवरेंस, द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली एक्शन, हार्ड वर्क। मेन जो उसका स्ट्रेस है वो इस बात पे है कि लाइफ की पेस के साथ चला जाए, सबर के साथ काम लिया जाए। ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो एक साल के अंदर अंदर मैं इतना अर्न कर लूंगा कि जो लोग बिजनेसेस में पिछले 10 साल 20 साल 50 साल से बैठे हुए हैं तो मैं उनके जितना अपने 10 ईयर्स में अर्न कर सकता हूँ। कोई एक आध केस होगा कि जो अर्न कर सकता है, लेकिन लाइफ की अपनी पेस के साथ आप चलेंगे तो आप ठीक रहेंगे। बाकी ये बात तो उसने स्टार्ट में भी की है कि अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, तो मेन जो उसका फोकस है वो इसी बात पे है कि पेशेंस एंड परसेवरेंस जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग वर्च्यूज है। According to the passage, what can yield the best results? Eagerness, hard work, observing natural pace। तो ये ईगरनेस की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो उल्टा वो ईगरनेस को कह रहा है। हालांकि ईगर होना, एंथुसियास्टिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पैसेज में क्या गिवर है कि समटाइम्स अगर आप जरूरत से ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं, जरूरत से ज्यादा ईगर हैं, तो आप ऐसे सिचुएशन में पड़ जाएंगे जिनको आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि यार मैं इस मुसीबत में भी पड़ सकता हूँ। असल क्या है, वो कह रहा है कि बेस्ट रिजल्ट्स तब मिलते हैं कि जब आप लाइफ के नेचुरल पेस को, पेस स्पीड को कहते हैं, यानी लाइफ के साथ साथ जो है ना वो आप जो है वो चले, जिंदगी की रफ्तार के साथ चले, तो बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे नेचुरल पेस को ऑब्जर्व करने से, क्विक एक्शन लेने से समटाइम्स नहीं आएंगे। एनालॉजीज बतानी है जी। कॉकोफोनी इज टू साउंड एज केओस इज टू। अच्छा, कॉकोफोनी ऐसे साउंड को कहते हैं ना, पहले मैं इसके बारे में बता दूं आपको कि कॉकोफोनी एक ऐसा साउंड है कि जो आप ये कह सकते हो कि जो थोड़ा सा आपको नॉइज की फॉर्म में तो आएगा लेकिन आपको कोई पसंद नहीं आएगा, मतलब ऐसा मिक्सचर ऑफ साउंड होता है, डिसओरिएंटेड होता है, ठीक है, मतलब उनमें कोई सिम्फनी नहीं होती, हार्श होता है, आपके कानों को अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो हार्शनेस ऑफ साउंड्स है। अच्छा, ये हार्शनेस ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस भी हो सकती है, उसको भी कॉकोफोनी कहते हैं। किसी के अल्फाज आपको बहुत बुरे लग रहे हैं, आपकी क्या कहते हैं दिल पे बुरे गुजरे हैं, तो भी वो कॉकोफोनी की फॉर्म में आ सकता है। अच्छा, क्योस क्या होता है? क्योस कहते हैं ऐसी सिचुएशन को कि जिसके अंदर कोई ऑर्डरनेस नहीं है, कंफ्यूजन का शिकार है सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे लोग किसका शिकार है? कंफ्यूजन का शिकार है, क्योटिक सिचुएशन। तो क्योटिक सिचुएशन क्या होती है कि ऐसा माहौल है कि लोगों को पता नहीं आगे क्या होगा, कंफ्यूजन है। जिसमें अभी रिसेंटली ये जो इवेंट हुए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो उसको लेके ना सिर्फ क्योटिक सी एक सिचुएशन पाकिस्तान में और इंडिया में बनी उन 3-4 दिनों में, बल्कि बाकी दुनिया को भी बीच में कूदना पड़ा कि भाई रुक जाए वरना आगे बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कंफ्यूजन सबके लिए थी, तो उसको आप कहेंगे क्योस या क्योटिक सिचुएशन है। यानी अगर किसी एक आप इफ यू एवर गो टू अ लेट्स से यू गो टू अ ट्रेन स्टेशन, या लेट्स से यू गो टू एन एयरपोर्ट व्हिच इज नॉट प्रॉपर्ली मैनेज, और बहुत ज्यादा फ्लाइट्स आती हैं, साइज उसका बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन नंबर ऑफ पैसेंजर्स बहुत ज्यादा है। अभी ऐसा होगा, ये फ्लाइट्स आती हैं तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन समटाइम्स आई हैव ऑब्जर्व कि क्या होता है कि बहुत ज्यादा ना क्योटिक सिचुएशन एयरपोर्ट्स पे बनी होती है। हमारे भी लोगों की गलती है। एक बंदा हज करके आ रहा होता है, उसको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए 25-30 लोग चले जाते हैं और रश बहुत ज्यादा हो जाता है, और फिर फ्लाइट्स आ रही होती हैं, सऊदी एयरलाइंस की भी आ रही होती हैं, पीआई की भी आ रही होती हैं, बाकी दूसरी भी आ रही होती हैं, तो रश क्रिएट, तो क्योटिक सिचुएशन की समझ नहीं आ रही हो रहा क्या, अफरा तफरी। तो कॉकोफोनी जो साउंड है, सो क्योस क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, सो क्योटिक कंफ्यूजिंग, ठीक है। ओएसिस इज टू डेजर्ट एज आइलैंड इज टू। अच्छा, ओएसिस किसे कहते हैं? डेजर्ट के अंदर अगर एक जगह पे कहीं पे पानी और थोड़ी सी ग्रीनरी हो तो उसको ओएसिस कहते हैं। तो डेजर्ट इर्द गिर्द
डेजर्ट फ्री होता है, बीच में कहीं उसका छोटा सा ओएसिस होता है जिसको उर्दू में नखलिस्तान कहते हैं। आइलैंड के साथ क्या होगा? आइलैंड के साथ सी होगा, फॉरेस्ट होगा, लैंड होगी या माउंटेन होगी। तो आइलैंड के साथ सी होगा। रीजन क्या है? जैसे इस ओएसिस को डेजर्ट ने कवर किया हुआ है, ठीक है, सिमिलरली आइलैंड को सी ने या वाटर ने कवर अप किया होगा। तो यहाँ पे वाटर की कोई और ऑप्शन तो नहीं है, तो सी ही एक ऑप्शन है। तो आइलैंड तो सी में भी हो सकता है, आइलैंड किसी लेक में भी हो सकता है कि या किसी एक जगह पे पानी है और का बहुत बड़ा सा लेक है, बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, और एक सी है बहुत बड़ा और सी के अंदर बहुत बड़ा और इसके बीच में एक छोटा सा क्या है कि छोटा सा एक उसके अंदर जो है ना वो एक आइलैंड है, या बड़ा सा एक उसमें आइलैंड है। तो आइलैंड को सी ने सराउंड किया हुआ था, तो ये सराउंडनेस की वजह से एनोलॉजी आई है। सो एनोलॉजी आपने रिलेशनशिप को देख के करनी है कि उसका रिलेशनशिप क्या है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, अबंडेंट बहुत इजी है, इसका मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा प्लेंटीफुल है, तो प्लेंटीफुल आ गया। फिर एक और बहुत ज्यादा रिपीटेड है जो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर वर्ड है, वो जी बेनोवलेंट। सो बेनोवलेंट का वर्ड बहुत दफा आया होगा, बट डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट में आता है, सिर्फ कोई हमारे टेस्ट की बात नहीं है बल्कि बहुत जगहों पे आता है। काइंड है इसका मीनिंग, ठीक है। वेग, वे का मतलब क्या है? सिनोनिम बताना है। वे का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, अनक्लियर। सो अनक्लियर के लिए एम्बिग्विटी या एम्बिगुअस का वर्ड यूज होगा यहाँ पे, एम्बिगुअस। एम्बिग्विटी का भी मतलब होता है कि द थिंग व्हिच लैक्स क्लैरिटी, ठीक है, डिफाइंड नहीं है। बेनोवलेंट का मीनिंग तो काइंड है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्रूल हो जाएगा। बाकी सारे इसके मीनिंग है, काइंड, जनरस, केयरिंग। आगे चलते हैं हम लोग क्विकली। डिलीजेंट, डिलीजेंट ये लास्ट लेक्चर में भी रिवाइज हुआ है। सो डिलीजेंट क्या है? डिलीजेंट का मीनिंग क्या होता है? हार्ड वर्किंग, ठीक है, एम्बिशियस। इसको नहीं मार करना। अच्छा, यहाँ पे इसका एंटोनिम पूछा हुआ है, तो एंटोनिम इसका लेजी आ जाएगा, ठीक है, एंटोनिम पूछा हुआ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैं पहले एक्टिव पैसिव पैसिव वॉइस को नहीं करवा रहा, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, ये जो चीजें जो आज हमने रिवाइज की है ना, इनको हम लोग चेक करते हैं कि इसके अंदर से जो जिनको हमने रिवाइज किया उनके कॉन्सेप्ट क्या हमें रिटेन रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। आइडेंटिफाई द जेरेंड इन दिस सेंटेंस। रनिंग इज हिज फेवरेट हॉबी। अब रनिंग जेरेंड है क्योंकि कुछ कोई और नाउन है ही नहीं यहाँ पे, तो रनिंग यहाँ पे जेरेंड है। एक साफ सी और क्लियर सी बात है। जब क्लास ड्रॉप होगी तो सेकंड आईडी के साथ फिजिक्स की क्लास के लिए रीज्वाइन करेंगे। जिन लोगों की फिजिक्स है वो फिजिक्स के लिए रीज्वाइन करेंगे। रनिंग इज हिज फेवरेट हॉबी, तो यहाँ पे तो कोई और नाउन है, तो जेरेंड है, ठीक है। किस सेंटेंस में पार्टिसिपल है? ये तो खैर सेंटेंस मैंने आपको एग्जाम्पल में भी कराया था।